हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, तो ये 27 टेस्ट नंबर है इस सीरीज की। ठीक है, इसके हम लोगों ने जो 26 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 1 से लगाकर 26 तक। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा इनसाइड का भी जो टेस्ट चल रहा है, तो उसके भी हम लोगों ने 4 टेस्ट अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक ग्रुप जो भी एक आपको सूटेबल लगे, या दोनों अगर सूटेबल लगे तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं PDF उसकी शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, और देखो अभी एग्ज़ाम तो हमारा उसकी डेट तो डिक्लेयर हुई है, तो अभी बहुत टाइम है, तो उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस हमको दोनों को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको आंसर राइटिंग इस समय कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है यार इसको प्रीलिम्स के लिए। ठीक है सॉरी। तो ऐसा कीजिए आप लोग, आप निश्चिंत रहिए। मैं देखो जो विजन और इसके हैं, ठीक है, विजन और इनसाइट के दोनों टेस्ट आप लोगों को करवाऊंगा पूरे के पूरे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये देखो जो 24 से हमारे जो विजन के टेस्ट चल रहे हैं, ये फुल लेंथ वाले होते हैं। जैसे कि मतलब उसमें पूरे जो GS के पूरे कंप्लीट, उसमें पहले क्या होता था, जैसे एक टेस्ट है वो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, लेकिन अब क्या है कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट सब इसमें कंबाइन करके इसमें दिए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और इससे जो इसका लेवल होता है, बिल्कुल जैसे UPSC का लेवल होता है, उससे टफ लेवल ही देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्कोर कर लिया इस टेस्ट में, अगर आपने 60 मार्क्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 60 क्वेश्चन, सॉरी 60 क्वेश्चन, तो अगर UPSC का पेपर दे रहे हैं तो 65 वहाँ स्कोर होगा आपका। तो इतना मतलब इन लोगों का टफ रहता है, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से आप लोगों को रेट डाउन करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें कहा गया कि इकोटोन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इकोटोन वे क्षेत्र होते हैं जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण या सीमा के रूप में कार्य करते हैं। सेकेंड है कि वे बफर जोन के रूप में कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं। और थर्ड है कि वे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जीन प्रवाह के सेतु के रूप में कार्य करते हैं। तो देखो इसमें जो इकोटोन होता है, तो ये जो दो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसके जो बीच का क्षेत्र होता है, ये संक्रमण वाला क्षेत्र, ठीक है, इसी को इकोटोन कहते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस उन दोनों के रूप में, इसके और इसके रूप में ये बफर जोन का भी काम करते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया सेकेंड वाला। और थर्ड तो सही है ये, क्योंकि ये जीन जो होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ के भी जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ की भी मिलेंगे, तो इसमें जीन का जो प्रवाह होने लगता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये वो भी सेतु का काम करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर। तो इसमें नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के बारे में बताना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह इमारती लकड़ी, बांस एवं अन्य वनोपज हेतु पारगमन परमिट जारी करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। सेकेंड है कि इसे हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि इसमें जो ये जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट नहीं किया गया है, इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि यह इमारती लकड़ी, बांस एवं अन्य वनोपज जो होते हैं उसके पारगमन पर परमिट जारी करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली है, जिसको हम नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सुमेलित करना है। तो इसमें उपग्रह नौवहन प्रणाली हैं और देश दिए हुए हैं कि किसकी कौन सी जो उपग्रह नौवहन प्रणाली है उसके बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि वेदू जापान की, ग्लोनास रसिया मतलब रूस, और क्वासी जेनिथ चीन, और गैलीलियो कनाडा। तो इसमें अगर बात करें तो देखो बेद्दू जो होती है ये चाइना की है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। इसे BDS बोलते हैं। ठीक है,
बीडीएस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो बेद्दू और बीडीएस दोनों के नाम से जानी जाती है। और ग्लोनास की बात करें तो ये रसिया का ही है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। और अगर क्वासीजेनिथ की बात करें तो ये जापान का है, देखो, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और जो गैलीलियो है, ये गैलीलियो कनाडा का नहीं है, ये गैलीलियो जो है यूरोपीय यूनियन का है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हमारे ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ गलत हैं, लेकिन सेकेंड वाला ग्लोनास जो है ये सही है। तो हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो गया, केवल सेकेंड। और जो इंडिया का जो उपग्रह नौहन प्रणाली वाला सिस्टम है उसे नाविक बोलते हैं या फिर IRNSS बोलते हैं, ठीक है। तो दो नामों से जाना जाता है इंडिया का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित राज्यों में उनके गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है मिजोरम, सेकेंड हरियाणा, थर्ड है हमारा नागालैंड और फोर्थ है मेघालय। तो इसमें अगर बात करें तो देखो, मिजोरम की स्थापना हुई थी जो ये 1987 में देखने को मिली थी, ठीक है। हरियाणा की अगर इसमें बात करें तो इसकी 1966 में हुई थी। और ये नागालैंड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और ये मेघालय की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अगर हम इसको कालानुक्रम में लगाएं तो देखो, नागालैंड की पहले हुई, हरियाणा सेकेंड पोजीशन पे है, और उसके बाद मेघालय है, और फिर मिजोरम है। तो हमारा 3-2-4-1 होना चाहिए। तो 3-2-4-1, तो हमारा देखो ये सी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें जनहित याचिका यानी PIL के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि कोई भी भारतीय और विदेशी नागरिक भारत के शीर्ष न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। सेकेंड है कि PIL के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति ही अपने अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकता है। और थर्ड है कि जनहित याचिका भारत के संविधान या किसी भी संविधि में परिभाषित नहीं है। तो देखो, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संविधान में इसका प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि इसे जो है बाद में जो PN भगवती और जो इनका नाम था, एक अय्यर साहब थे, जो PN भगवती और जो RB कृष्णा अय्यर थे, ठीक है। इन दोनों के द्वारा 80 के दशक में ये देखने को मिला था, ये कॉन्सेप्ट लाया गया था इन लोगों के द्वारा। तो ये संविधान में या किसी विधि में इसका प्रोविज़न नहीं किया गया है। और ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये PIL का संबंध है कि अगर पीड़ित व्यक्ति है वो तो दायर कर ही सकता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति के अलावा भी इसे दायर कर सकता है कोई भी, जो उसके बेस के आधार पर, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो इसमें केवल पीड़ित की बात की गई है, तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाला सही है कि कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक भारत के शीर्ष न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, तो दोनों दायर कर सकते हैं। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला बीम्स लेवल पद किससे संबंधित है। तो ये हमको बताना है। तो ए ऑप्शन है हमारा, ऊंची इमारतों को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विकसित नई तकनीकी है। सेकेंड है कि तटीय क्षेत्रों का साधारणीय विकास। और सी है कि गहरे समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयुक्त एक तकनीकी। और डी है कि वायु प्रदूषण के न्यूनतम स्तर के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक मापदंड। तो इसमें अगर बात की जाए तो बीम्स जो ये लॉन्च किया गया था, तो ये तटीय क्षेत्रों के साधारणीकरण के विकास की बात करता है, क्योंकि जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के जो मानक हैं उसी के अंतर्गत जो है हमको जो ये जो तटीय क्षेत्र वाले जो होते हैं, ठीक है, बीचेज जो होते हैं उनको उस तरह से डेवलप करना, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा बीम्स कार्यक्रम लाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें भारत के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के तौर पर देखा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है मिजोरम, सी है नहीं, बी है उत्तराखंड, सी है मिजोरम और डी है केरल। तो इसमें देखो, अगर मोलेसिस बेसिन की बात करें तो ये मिजोरम को इसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ये मोलेसिस बेसिन बनता कैसे है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ढालू जहाँ क्षेत्र होता है वहाँ से क्या होता है कि ये ढालू अपर्दन होता है और उसके बाद ये बेस तैयार होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं मोलेसिस जो बेसिन, क्योंकि जो मिजोरम का क्षेत्र है ये ढालू क्षेत्र देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के परिणाम क्या थे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि भिक्षुओं द्वारा पाली भाषा के उपयोग का प्रचार किया गया। सेकेंड है कि बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा का प्रचलन होने लगा। और सी है कि भिक्षुओं ने अनुदान और उपहार स्वीकार करना आरंभ कर दिया था। तो देखो, अगर इसमें बात करें तो देखो, भिक्षुओं को अनुदान और उपहार देना तो स्वीकार आरंभ यहाँ से कर लिया गया था, जो ये वज्रयान शाखा थी। और इसमें जो मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था, लेकिन इसमें पाली भाषा का नहीं, इसमें संस्कृत भाषा का ये लोग उपयोग करते थे, क्योंकि ये जो वज्रयान शाखा थी, ये जो महायान था, एक हीनयान और महायान दो पार्टों में जो बौद्धिज्म, जो बुद्ध धर्म है, ये डिवाइड हो गया था। तो उसमें जो ये महायान शाखा है, ठीक है, उसी के अंतर्गत वज्रयान आता है। ये लोग क्या करते थे, संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे ये लोग। ठीक है, तो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर। तो कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्षमा के प्रकार और विवरण दिए हुए हैं, तो उसके बारे में हमको मिलान करना है। ठीक है, तो ये 4 दिए गए हैं क्षमा के प्रकार। तो इसमें देखो, लघुकरण की बात की जा रही है, तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना। परिहार की बात की जा रही है, तो एक महिला अपराधी के गर्भावस्था के मामले में मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना। और विराम की बात की जा रही है, 3 वर्ष के कठोर कारावास को 20 वर्ष में बदलना। और प्रविलंबन की बात की जा रही है, तो दोषियों के लिए दंड के निष्पादन की जो विलंब की अनुमति देना। निष्पादन यानी जो दंड देने की प्रक्रिया है, उसमें विलंब करना। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो देखो, 4 वाला तो हमारा सही है, क्योंकि जो विलंबन होता है, इसमें क्या होता है कि दोषियों के लिए जो दंड की प्रक्रिया होती है, उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है, ताकि वो अपनी जो अगर जो क्षमादान की शक्ति होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई अपराधी नहीं है, फिर भी उसको सज़ा दे दी जाती है, तो उसके लिए वो क्षमादान के लिए जो उसके साथ जो उसको समय मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी जो बेगुनाही साबित कर सके, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ये चीज़ें दी जाती हैं। तो ये हमारा फोर्थ तो सही हो गया। लेकिन ये विराम की जो बात की जा रही है, तो ये गलत है, क्योंकि विराम का काम होता है जैसे कोई अपराधी महिला या कोई मतलब दिव्यांग जन है, ठीक है, तो वो गर्भावस्था के समय उसकी मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देना। ठीक है, तो ये होता है। और परिहार की अगर जो ये बात की जा रही है, ठीक है, तो परिहार में क्या होता है कि मतलब जो भी सज़ा दी गई है, उसमें बिना परिवर्तन किए उसकी अवधि कम कर दी जाती है इसमें परिहारी में। तो ये हमारा गलत हो गया ये भी स्टेटमेंट। ठीक है, तो और फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना, तो ये हो सकता है, उसको लघुकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 और 4 स्टेटमेंट सही है, और 2 3 गलत है। तो हमारा 1 और 4, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कहा गया कि कैश मैनेजमेंट बिल यानी CMB के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह सरकार के नकदी प्रवाह में होने वाली कमी की पूर्ति है, तो RBI द्वारा जारी किया गया एक दीर्घकालिक लिखत होता है। सेकेंड है कि इसे बैंकों द्वारा सामूहिक चल निधि अनुपात उद्देश्यों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक पात्र निवेशक के रूप में भी संगठित किया जाता है। तो देखो, सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो बैंकों की के द्वारा जो ये सांविधिक चल निधि अनुपात होता है, उसके उद्देश्यों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में एक पात्र निवेशक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो RBI द्वारा तो ये जारी की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और वो भी सरकार के नकदी प्रवाह के लिए, लेकिन ये जो दीर्घकालिक के लिए नहीं होता है, ये अल्पकालिक के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि विश्व की प्रथम पेटेंटकृत विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया पॉलीक्रिक के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह विभिन्न फीड टॉक्स को हाइड्रोकार्बन्स, तरल ईंधन तथा गैस, कार्बन और जल में परिवर्तित कर देती है। सेकेंड है कि यह वायुमंडल में किसी भी खतरनाक प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं करती है। और थर्ड है कि इसमें 50% तक नमी के साथ असंगठित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो, अगर इसमें बात करें तो ये
एक जो पॉलीक्रिक है ये टेक्नोलॉजी है, ये इसमें क्या होता है कि जो फीड टॉक्स होता है उसको हाइड्रोकार्बन तरल ईंधन में और गैस कार्बन तथा जल में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारा सही है, और इसमें जो खतरनाक प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक क्लोज प्रोसेस होता है, ठीक है, बंद प्रक्रिया होती है, इसीलिए कोई टॉक्सिस नहीं देखने को मिलते हैं। और थर्ड भी सही है, क्योंकि इसमें 50% तक नमी के साथ असंगठित नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि बायोटेक किसान योजना के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य किसानों को रियायती दरों पर आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज उपलब्ध कराना है। सेकेंड है कि यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग एवं कृषि मंत्रालय की एक पहल है। तो देखो ये गलत है, ये इसकी शिक्षा विभाग और कृषि मंत्रालय की पहल नहीं है। इसमें जो साइंस एंड टेक विभाग होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो उसी के अंतर्गत जो ये साइंस एंड टेक विभाग होता है उसके अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो बीज होते हैं वो उपलब्ध कराने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसानों की समस्याओं का पहचानना और उनका समाधान करना, क्योंकि इसे ये एक मतलब नेटवर्क के रूप में जोड़ा जा रहा है। जो मतलब किसान और जो साइंटिस्ट होते हैं और साइंटिस्ट जो संस्थान होते हैं, ठीक है, उनसे एक नेटवर्क के रूप में काम किया जाएगा ताकि किसानों की समस्याओं और उनका समाधान किया जा सके, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे मृदा के जो पलावरीकरण यानी मल्चिंग के लाभ के रूप में माना जा सकता है। तो फर्स्ट है कि यह वाष्पीकरण को कम करके मृदा की लवणता को कम करता है। सेकेंड है कि यह मृदा की सूक्ष्म जलवायु एवं वायु को परिवर्तित करता है जिसमें पादप वृद्धि करते हैं। और थर्ड है कि सरीसृपों की आवाजाही और कृंतक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है। तो देखो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई खेत में मल्च या पलवार वगैरह पड़ा होता है, कूड़ा करकट पड़ा, कूड़ा वगैरह अगर बिखेरा जाता है, ठीक है, जैसे धान का पुआल वगैरह होता है, तो इसको मल्चिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये कृंतक यानी चूहे वगैरह हैं और सरीसृप हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उनका मतलब उनको छुपने के लिए जगह मिल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा उसमें उनका बढ़ावा मिलता है उससे, ठीक है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो ये उनका लाभ नहीं है। और फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि वाष्पीकरण को ये लोग कम करते हैं तो लवणता भी कम होती है। और साथ ही साथ ये जो जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय होता है, मतलब सूक्ष्म जलवायु और मृदा की जो सूक्ष्म जलवायु एवं वायु को जो परिवर्तित करने में जो पादप वृद्धि भी करते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि नमी बनी रहती है अपनी है अच्छे से, और जो वहाँ फर्टिलाइज़र वगैरह यूज की जाती है तो वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो पाती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें गिलेन बारे सिंड्रोम के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि एक विकार है, यह एक विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्वक अपने ही परिधीय तंत्रिका प्रणाली पर आघात कर देता है। सेकेंड है कि यह वंशानुगत विकार है और माता पिता में उनकी संतानों में स्थानांतरित हो सकता है। तो नहीं, ये वंशानुगत नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये मतलब ना तो वंशानुगत है ना संक्रामक है, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये एक मतलब परिधीय तंत्र पर ये आघात डालता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्वक हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष की भारतीय अवधारणा के बारे में बताना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है कि धर्म और राज्य के मध्य स्पष्ट पृथकत्व है, ठीक है, मतलब पृथक हैं ये, कहा जा रहा है कि धर्म और राज्य। और सेकेंड है कि यह न केवल व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ बल्कि जो अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता से भी संबंधित होता है। और धार्मिक सुधार लागू करने के लिए सरकार धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये तो सही बात है कि अगर धार्मिक जो प्रथाएं हैं उसमें यह हस्तक्षेप कर सकता है। वो कभी कभी नकारात्मक भी होते हैं और कभी कभी सकारात्मक भी होते हैं, तो दोनों तरीके से ये हस्तक्षेप कर सकता है उसमें। जैसे जो अस्पृश्यता का जो सिद्धांत लाया गया था, तो ये धार्मिक हस्तक्षेप ही माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा जो सेकेंड वाला, ये भी सही है, यह केवल व्यक्तियों के धार्मिक स्वतंत्रता के साथ नहीं बल्कि जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से भी संबंधित होता है।
और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी हमारा सही है, क्योंकि जो धर्म और राज्य के मध्य जो कहा गया है, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि स्पष्ट पृथक पृथक की बात इसमें नहीं की गई है। ये मतलब कहीं ना कहीं उससे उसमें हस्तक्षेप करता है, तो उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहा गया कि यह एक उथला क्षेत्र है जिसकी गहराई 200 मीटर तक होती है और यह सागरीय तल आधारित पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह क्षेत्र प्रकाश के प्रवेश और पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण जीवों के घनत्व एवं विविधता में समृद्ध होता है। इस क्षेत्र में पादप प्लवक यानी जो प्लांट प्लैंक्टोन्स होते हैं, ठीक है, और जो प्राणी प्लैंक्टोन्स होते हैं, तो उनकी प्रचुर मात्रा होती है यहाँ पर। तो ये किस समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करता है? तो ए ऑप्शन है वेलांचल है, एक बी है निस्ताचल है, नितस्त है, और नेरीटालंचेली है, और ये है हमारा पेलेजिक। तो इसमें अगर बात करें तो ये देखो, ये नेरिटा चली है, ये नेरिटा चली इसको बोलते हैं, क्योंकि जैसे ये समुद्र का जो किनारा होता है, ठीक है, तो ये पहला होता है, तो इसे वेलांचल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये नोरिटल वाला ये 200 मीटर वाला क्षेत्र होता है, इसे नोरिटा नेरीटान जोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 200 मीटर वाला जो क्षेत्र होता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि खोंगजोम पर्व के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि मणिपुर का एक लोकगीत है, लोक संगीत है, और सेकंड है कि मूल विषय इसका जो होता है वो राधा कृष्ण की शाश्वत प्रेम कथा पर आधारित है। तो नहीं, ये राधा कृष्ण की शाश्वत प्रेम कथा पर आधारित नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये देखने को मिलता है जिसे संभा धोबी और रामायण और महाभारत के विषय इसमें शामिल होते हैं। तो ये हमारा गलत है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान दलित आंदोलनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि ईवी रामास्वामी नायर भगवती गीता के मुखर आलोचक थे। ठीक है, भगवत गीता के मुखर आलोचक थे। और सेकेंड है कि जो गुरु घासीदास द्वारा स्थापित सनातनी आंदोलन ने पश्चिमी भारत में चमड़े के कार्य करने वाले श्रमिकों यानी लेदर वर्कर की स्थिति में सुधार का प्रयास किया है। थर्ड है कि श्री नारायण गुरु ने मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया था। और फोर्थ है कि जो 1936 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सभी गैर ब्राह्मणों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। तो ये तो सही है कि साउथ इंडिया में ऐसा एक गठन किया गया था। और ये श्री नारायण गुरु ने मानवता की जाति के लिए एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया था। तो ये भी हमारा सही है, लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि गुरु घासीराम दास द्वारा जो सनातनी आंदोलन जो ये पश्चिमी घाट में नहीं, ये मध्य भारत में जो ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने चलाया था। तो ये हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जो ईवी रामास्वामी नायर भगवत गीता के मुखर आलोचक थे। तो हमारा 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया। तो 1, 3, 4, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि चोल साम्राज्य भारत का प्रथम साम्राज्य था जिसमें प्रशासन की आधारभूत इकाई एक गांव थी। सेकंड है कि उर गांव में वयस्क पुरुषों का जमाव था, जबकि सभा गांव की सामान्य सभा थी। सेकेंड है कि थर्ड है कि सभा के पास नई भूमि के व्यवस्थापन और उन पर स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति थी। तो ये तो सही बात है कि ये सभा जो है भूमि के व्यवस्थापन, नई जो भूमि होती है, और उनके जो स्वामित्व का अधिकार था। लेकिन ये सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि जो उर होता था ये एक गांव की सभा होती थी। ठीक है, उर गांव की सभा होती थी, और ये सभा है ये मतलब जो ये पुरुषों का एक जमाव होता था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला हमारा जो इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो चोल साम्राज्य, नहीं, ये फर्स्ट वाला ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो चोल साम्राज्य था तो इसमें क्या था, इससे पहले जो गांव की जो आधारभूत इकाई थी, तो जो ये राष्ट्रकूट थे। ठीक है,
तो इनमें भी ये गांव की ये इकाई देखने को मिलती है, लेकिन ये गांव का जो विकेंद्रीकरण ये मिलता था स्थानीय स्वशासन का, तो ये चोल साम्राज्य में इसका मतलब वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन इससे पहले राष्ट्रकूट में था, तो ये पहला राज्य नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा केवल थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद आर्या फार्मूला। तो आर्या फार्मूला क्या है ये बताना है हमको। ठीक है, तो अगर आर्या फार्मूला के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट है कि दक्षिणी सागर में द्वीपीय विवाद को हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी द्वारा प्रस्तावित एक सूत्र है। सेकेंड है कि बी डिजिटल परिसंपत्ति की उत्पत्ति के अभिलेख हेतु एक नवीन परिकल्पित डेटा संरचना है। और सी है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में अनौपचारिक रूप से आयोजित एक बैठक जो व्यक्तियों को सीधे यूएनएचसी के सदस्यों के साथ जुड़ने में अनुमति देती है। और डी है कि यह अबू धाबी में स्थित एशिया के पहले फार्मूले वन रेस सर्किट का नाम है। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो देखो अगर बात करें तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में अनौपचारिक रूप से आयोजित एक बैठक जो व्यक्तियों को सीधे यूएनएचआरसी यूएन ह्यूमन राइट वाला जो बात करिए उसकी सदस्यता से जुड़ने की अनुमति देता है, तो आर्या फार्मूला इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि रणनीतिक नीति सुविधा ब्यूरो की स्थापना हाल ही में भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? तो ए ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है आयुष मंत्रालय और डी है नीति आयोग। तो इसमें देखो सी वाला ऑप्शन सही है, जो आयुष मंत्रालय है इसी के अंतर्गत की गई है, ताकि उसकी एक रणनीति बनाई जाए। जो आयुष मंत्रालय के जो विकास की बात की जा रही है कि जो औषधि क्षेत्र में विकास के लिए, तो उसके लिए एक रणनीति बनाई जाए और उसी के अंतर्गत उसको डेवलप किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें सुर्खियों में रही प्रजातियां और अन्वेषण क्षेत्र की किस क्षेत्र में वो हैं? ठीक है, तो मिरिस्टिका स्वैग ट्रीफॉन्ग तो ये हिमालयी क्षेत्र, और इस्चामुम जनार्तनामी यानी कि मुरी ग्रासेस ये पश्चिमी घाट में है, और पार्टुलाका लालजी वाइल्ड लाइफ सनरोज तो ये पूर्वी घाट में है। तो देखो ये जो पोर्टिलाका जो लालजी वाइल्ड लाइफ सनरोज है ये पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में मिलेगा देखने को। फिर ठीक है, और ये जो इस्चामुम जनार्तनामी जो ये मुर्गी ग्रासेस है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। लेकिन जो ये मिरिस्टिका स्वेब ट्रीफार है ये हिमालय क्षेत्र में नहीं, ये भी पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गए, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 23। तो इसमें पुस्तक और समाचार पत्र हैं और उसके लेखक व संपादक दिए हुए हैं, तो उनके बारे में हमको सुमेलित करना है। तो दर्पण की बात की जा रही है, तो ये बाल शास्त्री जम्भेरकर, गुलामगिरी ज्योतिबा राव फुले, और बहिष्कृत भारत गोपाल हरि देशमुख, और फोर्थ है दुर्गेश नंदिनी तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखो दुर्गेश नंदिनी की तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, लेकिन बहिष्कृत भारत की गोपाल हरि देशमुख ने नहीं की थी, इसकी B.R. अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और गुलामगिरी तो ज्योतिबा राव फुले ने इसकी रचना की थी, और ये दर्पण जो है ये बाल शास्त्री जम्भेरकर ने की थी। ठीक है, तो हमारा 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही हो गए, तो 1, 2 और 4 तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 24। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी सुर्खियों में रहे रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो ए ऑप्शन है कि यह वह समझौता है जिसके तहत देश एक दूसरे के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान करता है। सेकेंड बी है कि यह समझौता जो देशों को जैव विविधता पर अभिसमय के तहत एक दूसरे के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। और सी है कि यह वैश्विक महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को पुनः आरंभ करने के उद्देश्य से किया गया भारत और अन्य देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता है। और डी है कि यह एक समझौता है जो जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के एक दूसरे के देशों के आवागमन और प्रशिक्षण एवं संयुक्त अभ्यास करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये किस लिए है, किस लिए चलाया गया है? तो देखो अगर इसमें बात करें तो
ये जो हमारा जो स्टेटमेंट इसमें अगर बात की जाए, जो रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट की बात की जा रही है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह समझौता यह एक समझौता है जो जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के एक दूसरे के देशों में आवागमन और प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास करने की अनुमति देता है, इसीलिए ये RAA बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर, तो आज का लास्ट। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद यानी स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संशोधन बी नियम 2002 के बारे में हमको बात करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह आयुर्वेद के स्नातकोत्तर चिकित्सकों को कुछ निर्दिष्ट शल्य चिकित्सा करने की अनुमति प्रदान करता है। सेकेंड है कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद आयुष मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है ये बताना है हमको। तो देखो, इसमें अगर बात करें तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये शल्य चिकित्सा जो होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो शल्य चिकित्सा होते हैं उनके लिए निर्दिष्ट एक अनुमानित मतलब जो स्नातकोत्तर के चिकित्सकों को कुछ निर्दिष्ट शल्य चिकित्सा करने की अनुमति दी जाती है इसमें। ठीक है, और इसमें ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत ये सांविधिक निकाय है, जो इसमें एक मतलब जो आपके इसमें बात करें कि जो आयुष मतलब जो जैसे BAMS नहीं करते थे, जो मतलब आयुर्वेद से करते थे, डॉक्टरी की पढ़ाई करते थे, उनके लिए शल्य चिकित्सा के प्रोविज़न किए गए इसमें हैं। ठीक है, तो वही बात की जा रही है इसमें। तो हमारा C ऑप्शन सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।